हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन की फेमस पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ को पढ़ेंगे। अपनी पोएम शुरू करने से पहले हम लोग पोएटिस की जर्नी को देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये पोएम अमेरिकन लिटरेचर में शामिल है। तो ये एमिली डिकिंसन ये अमेरिका की पोएटिस थी। शी बिलोंग्स टू अमेरिका। इनका जन्म 10 दिसंबर 1830 में हुआ और इनकी मृत्यु 15 मई 1886 को हुई थी। एमिली का ज़्यादातर समय घर में ही बीता। वो एक तरह से घर में कैद थी या वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, मतलब बाहर ज़्यादा नहीं घूमती थी, लाइक वॉल्ट विटमैन। और उन्होंने किसी से शादी भी नहीं की थी। एमिली डिकिंसन ने लगभग 1800 पोएम्स लिखी हैं और आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसका कोई टाइटल नहीं दिया गया था। तो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, जब किसी पोएम को कोई टाइटल नहीं दिया जाता, नाम नहीं दिया जाता, तो फर्स्ट लाइन को ही टाइटल या फिर उस पोएम का नाम बना दिया जाता है। तो इस वजह से इस पोएम का नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। एमिली डिकिंसन की पोएम की थीम डेथ एंड इमॉर्टैलिटी हुआ करती थी। इस पोएम को पोएटिस ने 1863 में कंपोज किया था और इस पोएम में पोएटिस ने, एमिली डिकिंसन ने, डेथ को पर्सोनिफाइड किया है, मतलब एज ए पर्सन ट्रीट किया है, काइंडली जेंटलमैन बोलकर। इस पोएम में पोएटिस ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि लाइफ एक जर्नी है, आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक। उसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, आपका चाइल्डहुड, अडल्टहुड, फिर बुढ़ापा और फिर डेथ। लेकिन ये समय कब निकल जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी डेथ आ भी गई है। और इसी को बहुत अच्छे तरीके से इस पोएम में पोर्ट्रेट किया है। और इस पोएम का जैसा कि नाम है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मतलब मैं अपनी डेथ के लिए रुक नहीं सकी। तात्पर्य है कि इतने कामों में वो उलझी रही, व्यस्त रही कि उसे ये आभास भी नहीं था कि एक दिन डेथ आ जाएगी, और उसके लिए उसने कुछ तैयारी भी नहीं की थी। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो अब हम अपनी पोएम देखते हैं। इस पोएम की शुरुआत होती है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं डेथ के लिए रुक नहीं सकी। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। हु इज़ ही? जैसा कि मैंने बताया, डेथ को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है, तो डेथ को ही बोला गया है। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। मैं तो डेथ के लिए नहीं रुक सकी, लेकिन डेथ मेरे लिए रुक गई। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स। रथ रुकता है, कैरेज का मतलब रथ या बग्घी आकर रुकती है सिर्फ हमारे लिए, जस्ट आवरसेल्व्स। कौन आवरसेल्व्स? पोएटिस, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। इन तीनों के लिए एक तरफ डेथ भी है और एक तरफ इमॉर्टैलिटी भी है। मतलब ये इस बात का प्रतीक है या इस बात का सूचक है कि आत्मा अमर है। सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा अमर है, वो नश्वर है। तो इस वजह से इमॉर्टैलिटी। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, ही न्यू नो हेस्ट। बग्घी चलाने वाले को कोई जल्दी नहीं थी। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू। मैंने अपना काम और आराम, लेबर का मतलब काम और लेज़र का मतलब आराम, दोनों ही दूर रख दिया। मतलब उन सब को छोड़कर मैं डेथ के साथ आगे बढ़ चली। फॉर हिज सिविलिटी,
हु इज़ हिज डेथ। यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है। सिविलिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। डेथ इतने शिष्ट तरीके से आई कि पोएटिस यहाँ उसे मना नहीं कर पाई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रीसेस इन द रिंग, वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रीन, वी पास द सेटिंग सन। अब जब पोएटिस अपनी बग्घी पर सवार होकर जा रही है तो रास्ते में वो तीनों एक स्कूल से होकर गुजरते हैं जहाँ बच्चे खेल कूद रहे हैं। स्ट्रोव का मतलब है जो बच्चों का आपस का झगड़ा होता है, खेलना होता है, शोरगुल होता है, दैट इज़ कॉल्ड चिल्ड्रन स्ट्रोव। एट रिसेस, रिसेस का मतलब इंटरवल, ड्यूरिंग द रिसेस टाइम। तो इनकी बग्घी वहाँ से होकर गुजरती है। इन द रिंग वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रीन। आगे इनका रथ या इनकी बग्घी एक खेत से होकर गुजरती है जहाँ पर अनाज पका हुआ खड़ा है और इनको गेजिंग का मतलब होता है घूरना, जैसे कि वो बालियाँ अनाज की इनके रथ को, इनके बग्घी को घूर रही हूँ, देख रही हूँ। वी पास द सेटिंग सन। और जो सूरज, अस्त होता हुआ सूरज, उसके पास से भी ये गुजरे, या फिर सूरज, अस्त होता हुआ सूरज इनके पास से गुजरा। अब यहाँ पर ये तीनों एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? जैसे हम लोगों का बचपन होता है, स्कूल बचपन को रिप्रेजेंट करता है, पकी हुई अनाज की बालियाँ हमारे एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे वृद्धावस्था को, हमारे एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करती हैं। और सेटिंग सन का मतलब होता है जब हमारे जीवन का अस्त हो जाना या फिर अंत हो जाना। तो ये तीनों ही फेज़ ऑफ लाइफ यहाँ पे इन तीनों दृश्यों से पोर्ट्रेट किए गए हैं। और रैदर ही पास्ड अस, इसमें ही इज़ सन, या फिर वो हमारे पास से गुजरा। द ड्यूज ड्रू क्वेवरिंग एंड चिल, हवा बहुत ठंडी बह रही थी, उसमें नमी थी। फॉर ओनली गुजमर, मैंने सिर्फ एक पतला महीन, गुजमर का मतलब होता है बारीक पतला, माई गाउन, मैंने गाउन पहना हुआ था। माई टिपेट, टिपेट मतलब दुपट्टा टाइप जो गाउन में के साथ लगा होता है वो। ओनली ट्यूल, ट्यूल मीन्स होता है घूंघट, सिर्फ उसकी ओढ़नी मैंने ओढ़ रखी थी जो मुझे ठंड से नहीं बचा पा रही थी। वी पॉज्ड बिफोर ए हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल, द कॉर्निस इन द ग्राउंड। अब पोएटिस बग्घी पर जो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, पहले ये स्कूल पहुँचे, फिर इन्होंने खेत के मैदान से होते हुए गुजरे, फिर इन्होंने अस्त होता हुआ सूरज को देखा। अब इन तीनों से क्रॉस होते हुए फाइनली ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन, जो हमारी ज़िंदगी का डेस्टिनेशन मतलब मौत जो होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ वो बोलते हैं कि वी पॉज्ड बिफोर ए हाउस दैट सीम्ड, एक ऐसे घर पे आके हमारी बग्घी रुकी जहाँ पर जो ज़मीन है ऐसा लग रहा है उसमें सूजन आई, स्वेलिंग। तो सूजन का मतलब है, अगर आपने कब्र देखी होगी तो जो ताजी कब्र होती है उसकी मिट्टी ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, तो उसको स्वेलिंग बोला गया है, उस ग्राउंड को स्वेल्ड ग्राउंड बोला गया है। द रूफ वॉज स्केर्सली विजिबल, और उसकी छत, क्योंकि उसकी छत कहाँ से नज़र आएगी, जो कब्र होगी, तो वो बोलती हैं उसकी स्केर्सली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, तो उसकी छत बहुत मुश्किल से नज़र आ रही है। द कॉर्न इज़ इन द ग्राउंड, कॉर्निस का मतलब होता है कॉर्न, कॉर्न जो निकल जाते हैं ना हाथ पैर में, जो उभर जाते हैं, तो कहते हैं कि कॉर्निस इन द ग्राउंड, जो ज़मीन की मिट्टी है वो उभरी हुई है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये कब्र की बात हो रही है। सिंस देन इट्स centuries and yet feel shorter than the day। अब पोएटिस यहाँ पे बोलती हैं कि ये जो मैं आपको कहानी अपनी सुना रही हूँ कि डेथ मुझे लेने आई थी, हम बग्घी पर सवार होकर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, स्कूल से गुजरते हैं, खेतों से गुजरते हैं, अस्त होते हुए सूरज को देखते हैं और फिर कब्र पर आ जाते हैं। तो इस बात को
शताब्दियाँ हो गई हैं, लेकिन इस कब्र में लेटे हुए मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि अभी तो एक दिन भी नहीं बीता। I first surmised the horse's head was towards eternity। और पोइटेस यहाँ पे बोलती है कि वो जो मृत्यु की बग्घी जो मुझे लेने आई थी, उसके घोड़े जो उसमें बंधे हुए थे, वो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अमरता की ओर ले जा रहे हैं, एटर्निटी की ओर ले जा रहे हैं। मतलब हमारे शास्त्रों में भी, गीता में भी ये लिखा हुआ है कि आत्मा अमर है। यह लास्ट लाइन उसी को दर्शाती है कि जिस तरह से हम वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से हम शरीर बदलते हैं और हमारी आत्मा अमर होती है। तो मृत्यु की जो बग्घी थी, जो वो रथ था, वो वास्तव में मृत्यु के बाद अमरता की ओर लेने के लिए आया था। इस पोएम को अगर हम समराइज़ करें तो वो इस प्रकार होगा। यह कविता बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ मृत्यु के विषय पर सर्वोत्तम रचनात्मक उपलब्धि है। इस कविता में डिकिंसन का मृत्यु के प्रति रूमानी दृष्टिकोण प्रकट होता है। वह विभिन्न रूपों में मृत्यु का चित्रण करती है, कभी प्रेमी के रूप में, कभी एक बढ़ई के रूप में। इस कविता में मृत्यु एक दयालु एवं विनम्र प्रेमी के रूप में चित्रण किया गया है। चूँकि कवयित्री स्वयं सांसारिक कार्यकलापों में व्यस्त है, उसे मृत्यु की इच्छा नहीं है, फिर भी उसका दयालु प्रेमी मृत्यु अपनी प्रेयसी प्रेमिका कवयित्री के घर एक घोड़ा गाड़ी लेकर आता है और उसे विनम्रता से अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार कवयित्री को इस संसार में अपनी अंतिम विदाई का एहसास होता है। यात्रा के दौरान उसकी गाड़ी एक स्कूल के पास से होकर गुजरती है, जहां बच्चे अवकाश के दौरान अपने स्कूल कंपाउंड में खेल रहे होते हैं। इसके बाद गाड़ी गांव की सीमा से होकर गुजरती है, जहां फसलें पके अनाज से लहलहा रही हैं। एक विचित्र से घर के सामने पहुंचकर गाड़ी रुक जाती है। इसकी छत मुश्किल से ही दिखाई पड़ती है और उसकी कार्निश ज़मीन के अंदर है। वह घर एक कब्रगाह है। सभी कुछ खुशहाल और सुंदर पीछे छूट गया है, यहाँ तक कि समय का महत्व भी समाप्त हो गया। वह अनुमान लगाती है कि अब उसकी यात्रा अमरता, अनंतता की ओर बढ़ रही है, किंतु वह अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाई है। इस प्रकार यह कविता मृत्यु के आगमन के दैनिक आभास को अत्यधिक सुंदर तरीके से बनाती है। यह जीवन से प्रस्थान की कविता है। कब्रगाह तक उसकी यात्रा का एक गहरा अर्थ है, एक रूपकात्मकता का अर्थ है। यह एक भिन्न प्रकार की आध्यात्मिक, विनम्र, समय, विश्वसनीय एवं पोषक है, जो कवयित्री के इस दुखमय संसार और आनंददायक परलोक में ले जाने की कविता है। थैंक यू।